हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसल्स लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 पे ऑफ द सेट बी स्ट्रेटेजिक रिवेन्यू मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6। सो लेट्स बिगिन। ये कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। हुआ क्या कि उस कॉन्सेप्ट को समझाने के दौरान ही मेरा पीसी शट डाउन हो गया था, तो इस वजह से मैं उस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज मैं शुरुआत से उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, कल मैं आपको बता रहा था जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वो कब होता है, जब हमारा एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। देन हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। आप देख भी सकते हैं, जैसे कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो एक पॉइंट है एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम सी का जो एक पॉइंट है एम आर इज इक्वल टू एम सी। देन आप देख भी रहे हैं जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो हमारा मैक्सिमम है, जिसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर है। इसलिए हम जब भी कहेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेज पे जो हमारा हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वो क्या होगा, हमारा एम आर इज इक्वल टू एम सी, बोलते मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम, कौन से लेवल पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा आपका इज व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। तो फिर अब हम बात करते हैं प्राइस वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, उस इक्वेशन को नोट करने का तरीका क्या है, मतलब ऐसा वो प्राइस कौन सा होगा जिसपे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक इक्वेशन मिली है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ऐसा प्राइस जहां पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। ए का मतलब क्या दे रखा है, ए का मतलब बताया प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, मतलब एक ऐसा प्राइस जहां पर हमारी डिमांड बिल्कुल निल हो जाती है, जीरो हो जाती है। बी का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड का, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब हम करते हैं तो स्लोप ऑफ डिमांड का हमको मिल जाता है। क्यू का मतलब हुआ आपका क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्यू। अब हमने प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट अगर इसी में वो हमसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछने लग जाए, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, हम जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। देन अगर वो हमसे एम सी या एम आर के बारे में पूछ रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। यहाँ याद रखना हमेशा, जब भी हम एम आर या फिर एम सी की बात करते हैं तो जो हमारा टू है वो एडिशनल लग जाता है, मतलब जो प्रॉफिट एट विच द प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम की जो इक्वेशन होती है ए माइनस बी क्यू होती है। और जब हम एम आर की बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की, जब हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी पी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू, मतलब जो टू है वो हमारा एडिशनल ऐड होगा जब हम एम आर या एम सी की बात करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने आपकी आईसीआई मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया गया है, उसको समझते हैं। देखो एग्जांपल में क्या बता रहा है कि आदित्य हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है ए वन, और ए वन के बारे में वो हमसे पूछ रही है। देखो उसकी जो ए वन की वेरिएबल कॉस्ट है वो हमको गिवन दे रखी है 2,20,000 इज इंकर्ड, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है ए वन की, जो ए सेवन की, सॉरी ए सेवन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 2,20,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो हमको गिवन कितनी है, 2,20,000 की। 2,20,000 की हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। और क्या दे रखा है, वो मार्केट रिसर्च इंडिकेटेड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 5,10,000 व्हेन नो ऑर्डर इज रिसीव्ड, मतलब ये हमको वो प्राइस दे रखा है जहाँ पे हमारा डिमांड इज जीरो है। मतलब हमने जो आपकी अभी उस ए की बात करी थी, ए दे रखा है हमको 5,10,000, प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, सेलिंग प्राइस जहाँ पर हमको कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा है। बट ये क्या दे रखा है, हमको स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ तो डिमांड करके स्लोप की, ए सेवन विल बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स विद एवरी चेंज इन विद एवरी रिडक्शन इन 5,000 इन प्राइस। मतलब डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड करके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। चेंज इन प्राइस कितना करेंगे हम, जब चेंज इन प्राइस 5,000 का करते हैं हम, देन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 2 यूनिट से चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो स्लोप होगी डिमांड करके वो 2,500 होगी। फिर क्या दे रखा है हमको, टू डिटरमाइन द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेवन मैक्सिमम, मतलब हमको प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम निकाल के देना है इसमें। सेलिंग प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम हमको ये पूछा है, मतलब पूछा क्या है हमसे, हमसे ये वाली चीज पूछी है, पी हमसे पूछ रहा है वो, इसमें पी हमसे पूछ रहा है। तो फिर अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है कि उसने हमको मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू बता रखा है। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, एम सी की वैल्यू क्या है, 2,20,000,
इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए की वैल्यू है 5,10,000 की, टू बी क्यू, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी फॉर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो कि हमको 2500 दे रखी है, क्यू हमको निकालना है, इनटू क्यू हमको निकालना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए ये हुआ आपका 5,10,000, लेस में करेंगे आप 5,000, इसमें से आप एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया मैंने। हाँ देखिए ये है 5,10,000 में से जब आप 2,20,000 घटाएंगे, 2,90,000 आया, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 5,000, देन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आएगी आपकी 58 की, क्यू इज इक्वल टू आएगा 58 यूनिट्स का। जब आपके पास क्यू आ गया, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 58 की आ गई, देन आपको अब क्या निकालना है इसमें, अब आपसे पूछा है प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब हमको निकालना क्या है, हमको बेसिकली निकालना था पी निकालना था। तो पी की ये जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो अब हमको पता है ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की जो वैल्यू हमको गिवन है वो दे रखी है 5,10,000, प्राइस एट विच द प्रॉफिट डिमांड इज 0 माइनस बी क्यू, बी स्लोप ऑफ डिमांड का 2500 है, इनटू करेंगे आप क्वांटिटी डिमांडेड 58, देन आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 3,88,200। आप एक सेकंड कुछ गलत हुआ मेरे से, 2500 इंटू 58 लेस करते हैं आप 5,10,000, देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3,65,000। प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम जो होगा वो आपका होगा 3,65,000। मतलब क्वेश्चन ने आपसे पूछा था प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी, फिर उससे हमने क्वांटिटी डिमांडेड निकाली, क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के बाद हमने जो प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम की इक्वेशन है उसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमको प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम मिल गया जो कि हमारा 3,65,000। ये एक हमारा छोटा सा एग्जांपल था जो आईसीआई की मॉड्यूल में आपको दे रखा था। देखिए आंसर आया आपका 3,65,000 का, जैसा कि मैंने आपको निकाल के बताया। आगे चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बात करता है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपका जो बात करता है वो एक कॉन्सेप्ट वेज है जो कि हमारा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट, लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका 6.49 पे, 6.49 649, देखिए आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो 10 हमारी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो कि है लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट। लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ सबसे पहले आपको, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इधर लेते हैं हम अपनी यूनिट्स, जो कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे पहली यूनिट एवरेज लेबर आर, कितने लेबर आर लगते हैं इसमें, एवरेज लेबर आर्स और टोटल लेबर आर्स, टोटल लेबर आर्स, ठीक है। जैसे पहली यूनिट को आप एक एग्जांपल सजेस्ट, एक एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि जब हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट की पहली यूनिट बनाते हैं तो हमको जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं वो लगते हैं हमको 100 घंटे। मतलब जैसे आपने फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर आप बना रहे हैं तो एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए आपको 100 घंटे, 100 घंटे लगते हैं। देन आपके जो एवरेज लेबर आवर्स हैं वो कितने होंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे आप, देन आंसर जो आएगा आपका 100 आएगा। इसी हिसाब से जब आप सेकंड यूनिट बनाते हैं, मतलब दो कैलकुलेटर बनाएंगे आप, जब दो कैलकुलेटर बनाते हैं तो आप एज्यूम कीजिए जो आपको लेबर आवर लगते हैं वो 180 घंटे लगते हैं दो कैलकुलेटर बनाने में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे आपकी लेबर की इफिशियंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेबर की इफिशियंसी बढ़ेगी, देन जो आपका लेबर टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। अब वो दो जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो फिर एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कैलकुलेटर कितना होगा हमारा, जब हो जाएगा 90। तो इस हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो लेबर का टाइम है वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 यूनिट ऑफ कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको 324 घंटे लग रहे हैं। देन आप एवरेज निकालेंगे इसका, 324 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 81 आवर्स आपके एवरेज आवर्स हो गए। अब ऐसे ही मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे कि आपके 8 कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितने लग रहे हैं, 72.9 लग रहे हैं।
72.9 आवर्स लग रहे हैं आपको 8 कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो आप मेरे को क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे 8 कैलकुलेटर को बनाने के लिए? देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन इसी से ही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपके जो 8 कैलकुलेटर्स को बनाने के टोटल आवर्स होंगे वो 72.9 इंटू 8 करेंगे, तो आप 72.9 इंटू 8 करते हैं, देन आपके 583.2 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे 583.2। अब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट, लर्निंग कर्व, देखो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हैं, वैसे वैसे जो आपका टाइम है, टाइम लेबर टाइम होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक कर्व की मदद से समझाता हूँ, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो लेबर का टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा लर्निंग कर्व का। अब देखो लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया है। पहले सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। देखो अब इस फॉर्मूले से निकल के क्या आता है, सबसे पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है। y का मतलब क्या होता है? y का मतलब होता है आपका एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कौन सा? अभी जैसे कि हमने 8 यूनिट्स के लिए निकाला था 72.9 आवर्स, या फिर हम 4 यूनिट्स के लिए बता रहे थे अपने 81 आवर्स। तो जो हमारा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है, उससे जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 81। कहने का मतलब ये जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 4 यूनिट्स है वो निकल के आएगा आपका लर्निंग कर्व से, लर्निंग कर्व के फॉर्मूला से। अब देखिए ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है आपका, देखिए इधर देखिए, ए का जो मतलब होता है, देखो वाई का मैंने मतलब बताया आपको, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम अभी मैंने बताया, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 4 यूनिट्स। ए का मतलब क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट बैच, मतलब यानी कि फर्स्ट यूनिट। इससे समझाता हूँ मैं आपको, अलग से ही समझाता हूँ। मॉड्यूल में थोड़ी लैंग्वेज ऐसी यूज करी गई है तो आप इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ए का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, वो होता है आपका एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। बी बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है आपका लर्निंग कॉफिशिएंट। लर्निंग कॉफिशिएंट होता है, ये यूजुअली क्वेश्चन में दे रखा होता है लर्निंग कॉफिशिएंट। लर्निंग कॉफिशिएंट का अगर आप एक मतलब समझे तो ये होता है आपका, इसको अगर मैं डिफाइन करके आपको बताऊं, तो जो लर्निंग कर्व होता है ये आपकी लॉग ऑफ लॉग ऑफ लर्निंग इफेक्ट, मतलब लॉग ऑफ लर्निंग इफेक्ट होता है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 होता है। ये बेसिकली आपको इतना इसके अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये जो लर्निंग कोफिशिएंट होता है हमारा क्वेश्चन में ही गिवन होता है। ये बी की जो वैल्यू होती है वो हमको यूजुअली क्वेश्चन में ही गिवन होती है। और जो हमारा वो होता है, हम्म, एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैंने थोड़ा सा आपको एक चीज़ गलत बता दी, एक चीज़ ये गलत बता दी मैंने आपको। जो हमारा फॉर्मूला था वो था y इज इक्वल टू ए एक्स वी था। तो ये वाला फॉर्मूला आप इधर से हटा दें। जो फॉर्मूला है हमारा वो है y इज इक्वल टू ए एक्स बी। ए का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड, एक सेकेंड कुछ दिक्कत हो गई है स्टाइलस में, स्टाइलस चल नहीं पा रहा है। हाँ हाँ देखिए, y इज इक्वल टू ए एक्स बी। ए का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट कैलकुलेटर को बनाने में कितना टाइम लग रहा था? 100 आवर्स, 100 लेबर आवर्स लग रहे थे। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? वो होगी 100। एक्स का मतलब वो वी का मतलब मैंने अभी आपको बताया लर्निंग कर्व, कॉफिशिएंट ऑफ लर्निंग कर्व। ये कॉफिशिएंट ऑफ लर्निंग कर्व आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा इतनी पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो लॉग ऑफ लर्निंग इफेक्ट अपॉन लॉग ऑफ 2 होता है। अब बात आती है एक्स की। एक्स का मतलब क्या होता है? देखो एक्स का मतलब होता है आपको कौन सी यूनिट का एवरेज टाइम निकालना है। मतलब जैसे हमको जो एवरेज टाइम निकालना है, जैसे अपने एग्जांपल में जो एवरेज टाइम निकालना है हमको, वो निकालना है 8th यूनिट का। 8th यूनिट का अगर हमको निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी 8th यूनिट। 8 होगी एक्स की वैल्यू। एक्स का मतलब क्या होता है? एवरेज टाइम
जिस यूनिट का हमको निकालना है, जिस यूनिट तक का हमको निकालना है, हमको निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एवरेज टाइम जिस यूनिट तक का हमको निकालना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमको 8 यूनिट तक का हम अपना एवरेज टाइम निकालना है, जैसे 72.9 अगर हमको फाइंड आउट करना है, देन जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो वो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, क्योंकि जो स्टाइलस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको अच्छे से इतना समझा नहीं पाया। दोबारा से समझाता हूँ। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट होता है जो, देखो, फॉर्मूला होता है हमारा इसका, y इज इक्वल टू ए एक्स बी। ए का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम हमको लगता है, वो होता है ए। एक्स का मतलब होता है हमारा कि क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस, मतलब कहने का क्या है, जिस यूनिट तक का आपको बैच वो एवरेज टाइम निकालना है। जैसे कि अपने एग्जांपल में हमको 8 यूनिट का एवरेज टाइम निकालना, तो 8 आएगा एक्स की जगह। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है हमारा लर्निंग कॉफिशिएंट आपका यूजुअली क्वेश्चन में दे ही रखा होता है, गिवन होता है, इसलिए इस पे आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था अपना, क्वेश्चन नंबर 10। वो 10 बात करता है हमसे, कोई तो कंपनी है, उसने डेवलप किया है एक स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। डिटेल्स आर एस फॉलोज भी बताई गई हैं हमको। फर्स्ट 4500 यूनिट्स जो उसने बेची हैं, वो बेची 64 पर आइटम उसने बेची है। देन डिक्लाइनिंग स्टेज पे उसका प्रोडक्ट चला गया है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कैलकुलेट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल 500 यूनिट्स कंपनी वन टू वन, मतलब 80,000 का प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है, तो आखिरी की जो 500 यूनिट्स है उनका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। देखो, हमको बता रखा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 6 पर आवर्स की लगती है हमको, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं 19 के, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि 40,000 है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। जो फर्स्ट बैच है वो 100 यूनिट्स विल टेक 1000 लेबर आवर टू प्रोड्यूस, मतलब जो 100 यूनिट्स का एक बैच बनता है, और एक बैच को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे कितने 1000 लेबर आवर लगते हैं। 80% हमारा जो लर्निंग कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था वो है, और 2500 यूनिट आपको प्रोड्यूस, ये क्या दे रखा है, देयर आर द 80% ऑफ द लर्निंग कर्व दैट विल कंटिन्यू द 2500 यूनिट्स दैट विल प्रोड्यूस, मतलब क्या है, जो लर्निंग इफेक्ट है वो 2500 यूनिट, मतलब 25 बैच तक वो लर्निंग इफेक्ट चलेगा। देन उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी, जो 25वीं यूनिट का एवरेज टाइम है वही 26वीं यूनिट से कंटिन्यू होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो लेबर का टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। बट कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट अवश्य आएगा जहाँ पर जो एवरेज टाइम है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब जो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम लगता है, एवरेज टाइम ही बोलेंगे, जो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है हमको 25 बैच, जैसे 25 बैच का जो टाइम है वही हमारा 26 बैच का, 27 बैच का जो आगे कंटिन्यू बैच होंगे उनका रहेगा, मतलब जो लर्निंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। द बैचेस आफ्टर दिस लेवल विल टेक द सेम अमाउंट एज ऑफ द 25 बैच, सेम बात लिखी गई है हमारी, बैच साइज विल बी 100। देखो, अब इसमें हमसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन की मैं एक बार थीम बता देता हूँ। कोई भी एक प्रोडक्ट था जो जिसकी लाइफ साइकिल 5000 यूनिट्स की थी, बट 4500 यूनिट्स 64 रुपए वो जो कंपनी है वो बेच चुकी है। अब वो चाहती है कि हमको जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कंपनी को चाहिए वो है 80,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब वो पूछ रही है जो फाइनल 500 यूनिट्स है उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। फाइनल 500 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। फाइनल 500 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं जो उस पूरे प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके दौरान कितनी कॉस्ट लगी हमको, कितनी कॉस्ट लगने के बाद कितना हमने उससे रेवेन्यू जनरेट कर लिया, 4500 यूनिट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। उस कॉस्ट में से अगर हम रेवेन्यू को लेस करेंगे तो बची हुई कॉस्ट प्लस में हम 80,000 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स कर देंगे। देन जो हमको आंसर मिलेगा वो अपना वो सेलिंग प्राइस मिलेगा जो रेस्ट 500 यूनिट्स के लिए होगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमको लेबर्स आर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, 6 पर आवर्स है। तो सबसे पहले लेबर की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। देखो, लेबर की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी अपने लर्निंग कॉन्सेप्ट, वो लर्निंग कर्व की कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो y इज इक्वल टू ए एक्स बी था। अब क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमको नहीं पता कि जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो कितनी होगी, क्योंकि हमको लेबर आर गिवन नहीं है।
हमको यहाँ पे बता रखा है कि पहले बैच को प्रोड्यूस करने के लिए 1000 लेबर आवर्स लगे, मतलब हमको एक ही वैल्यू बता रखी है 1000 लेबर आवर्स। मतलब पहले बैच को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी आवर्स लगे हमको 1000। मैंने ए का मतलब आपको बताया था कि टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट की केस में हमारा कितना टाइम लग रहा है, 1000 आवर्स लग रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी बैच में कहानी चल रही है तो हम यूनिट की जगह बैच को लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट बैच कितना है 1000 का। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि हमको कौन से बैच की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि इसमें हमको बता रखा है कि द बैचेज आफ्टर दिस लेवल विल टेक द सेम अमाउंट एज डेट ऑफ 25th बैच, तो मतलब 25वां जो बैच है, जिस मतलब 25वें बैच को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगेगा 26वें बैच को, 27वें बैच को। तो इस हिसाब से अगर हम 25वें बैच का टाइम निकाल लेंगे देन तो हम अपने आगे के बैचेस का भी टाइम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम 25वें बैच का टाइम निकालते हैं, 25वें बैच तक का एवरेज टाइम। तो हम एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25, बी की वैल्यू क्योंकि हमारा ये लर्निंग कोफिशिएंट है तो वैसे फॉर्मूला तो क्या है इसका, लॉग ऑफ 80% डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। बट क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है इसकी, बी की वैल्यू हमको बता रखी है, लर्निंग कोफिशिएंट की वैल्यू है -0.322। तो इधर आप वैल्यू पुट कीजिए -0.322, ये हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू है। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपका जो 25 है उसकी पावर माइनस में है, तो माइनस में जब भी पावर होती है तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे आप। जब भी पावर नेगेटिव होती है देन आप जो आपका जो वो होता है 25 होगा, जैसे कोई भी यहाँ पर वैल्यू होगी तो आप उसको डिवाइड में ले लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप करेंगे रूट करेंगे 12 बार, 12 बार करेंगे आप रूट, 12 बार रूट करने के बाद माइनस करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना 0.322, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 1 जैसा कि आप बचपन में फाउंडेशन में करते थे। फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार करेंगे। देन आपको जो इसकी वैल्यू है, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब वैसा ही हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 25 करते हैं, फिर रूट लेते हैं 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, माइनस करेंगे 1, इंटू करेंगे 0.322, प्लस करेंगे 1, इंटू इज इक्वल टू 2 12। जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, वैल्यू आती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.354.7, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। इतनी वैल्यू निकल के आती है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इंटू कर दीजिए 1000 से 354.70, इतने आवर्स आपके आ गए। देखिए जब आपके इतने आवर्स निकल के आ गए 354.7, अब इसका मतलब क्या है, जो ये निकल के आया आंसर वो है आपका एवरेज टाइम, कितने का एवरेज टाइम है ये आपका, एवरेज टाइम फॉर 25 बैच, 25th बैच के लिए एवरेज टाइम है। तो जब ये हमारा एवरेज टाइम है तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा 25 बैचेस के लिए, 25 बैचेस के लिए। तो देखिए टोटल टाइम फॉर 25 बैचेस क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 354.7 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 25, तो जो आपका टोटल टाइम फॉर 25 बैचेस वो आता है आपका 8867.5, मतलब ये 25 बैचेस को प्रोड्यूस करने के लिए आपका टोटल टाइम निकल के आ गया। अब ऐसे ही अगर हम टोटल टाइम निकालने फॉर 24 बैचेस के लिए, 24 बैचेस के लिए अगर आप टोटल टाइम निकाल लेते हैं और फिर इसको 25 बैचेस -24 करते हैं तो आपको 25 बैच का टाइम मिल जाएगा। यही हमको चाहिए था। मतलब 24 बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बता रखा है हमको, एवरेज टाइम फॉर द 24 बैचेस, देखिए इधर दे रखा है 24 बैचेस का एवरेज टाइम दे रखा है आपको 359 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 24 बैचेस से,
359.4 मल्टीप्लाई बाई 24 बैचेस करेंगे आप, देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8625.6। ये आपका आंसर निकल के आता है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25th बैच, 25th बैच के लिए कितना टाइम हुआ आपका? 25th बैच के लिए जो आपका टाइम निकल के आएगा वो आएगा 8867.5 माइनस 8625.6। तो आपका जो 25th बैच के लिए टाइम निकल के आता है वो आता है 241.9। ठीक है, ये आपका 25th बैच के लिए टाइम है। मतलब अब जो आपका टोटल लेबर आवर्स हैं वो टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे? टोटल लेबर आवर्स होंगे आपके, देखो टोटल टाइम फॉर 25 बैचेस हमारे पास है। 25 बैचेस के लिए हमारा कितना टाइम लग रहा है? 25 बैचेस के लिए 8867.5 प्लस में बाकी के जो बचे हुए हमारे 25 बैच हैं उनके लिए कितना लगेगा आपको? 241.9 इंटू कर देंगे आप 25, देन बचे हुए 25 बैचेस का भी टाइम निकल के आ जाएगा आपको। 241.9 इंटू 25 प्लस करेंगे आप 8867.5, देन आपका जो टोटल लेबर आवर्स निकल के आते हैं वो आते हैं 14915। इस क्वेश्चन में यही है ट्रिक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लेबर की कॉस्ट कितनी लगती है? 6 रुपये से, देन आपकी जो लेबर कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 89,490। ठीक है, हमारी जो टोटल लेबर आवर्स निकल के आए थे वो 14,915 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6 से, देन आपका जो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी 89,490 की। अब बात करते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट की। 5,000 हमारी यूनिट्स हैं और 19 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, इस हिसाब से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट 95,000 निकल के आती है। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में साफ साफ क्वेश्चन में बता रखा है, 40,000 की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस हिसाब से हमारी जो टोटल लाइफ साइकिल की कॉस्ट कितनी आई? 2,24,490। मैंने आपको बताया था कि कंपनी चाहती है 80,000 का प्रॉफिट अर्न करना। 80,000 का प्रॉफिट और ऐड कर देंगे, मतलब एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,04,490 की एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है। अभी जो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हम 4500 यूनिट्स 64 रुपये की बेच चुके हैं। 4500 इंटू 64 करेंगे जब आप 4500 इंटू 64, देन आपकी जो वैल्यू निकल के आती है 2,88,000 आप इसमें से लेस कर देंगे। 16,490 भी आपको कमाने हैं। वो कितनी यूनिट से कमाओगे आप? 500 यूनिट से। तो 16,490 डिवाइडेड बाई जब आप करोगे 500 यूनिट से, देन आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा बची हुई 500 यूनिट का आएगा 32.98। सो डेट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए एक अलग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना। इसमें आपका लर्निंग इफेक्ट का, लर्निंग कोफिशिएंट का वो कॉन्सेप्ट आता है, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर जरूर करके जाना अपने एसपीएम एग्जाम से पहले। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ।